Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 18 दिसंबर. तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में वो कौन कौन से ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं जो हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और इन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आज हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट है जिसमें कि कहा गया है कि बाय 2026 तक जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो डिक्रीज़ हो सकती है. कितनी डिक्रीज़ होगी, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ऐसे कैसे डिक्रीज़ हो सकती है, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे. And then we'll talk about Russia and Finland because this year in the month of April फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन किया, जिसके बाद रशिया और फिनलैंड के बीच में जो टेंशन्स हैं वो डेवलप हुई हैं, इसकी बात करेंगे. एंड देन आज वैसे भी यूनाइटेड नेशंस का माइग्रेशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट दिन है, और इसे लेकर लिबिया की कोस्ट से होने वाली माइग्रेशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड देन इन टुडेज पेपर काकरापार न्यूक्लियर प्लांट हैज़ बीन मेंशन्ड. क्यों मेंशन किया गया है, क्या अपडेट है, वो देखेंगे, और साथ ही में इंडिया के बाकी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड हैं, वो भी जानेंगे. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन के लिए जो एक्ट बनाया है, उसकी इम्पॉर्टेंस को, उसके फीचर्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल ग्लोबल कोल डिमांड या फिर ग्लोबल कोल कंजम्पशन से रिलेटेड है. रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 तक जो ग्लोबल डिमांड है, कोल की जो डिमांड है, वो 2026 तक डिक्लाइन हो सकती है. ये एक बड़ी फाइंडिंग इस रिपोर्ट ने दी है कि 2026 तक ग्लोबली जो कोल की डिमांड है वो डिक्लाइन हो सकती है ना. यहाँ पे एक चीज़ हम एक और पॉइंट अप कर दें कि अगर हम इस साल की बात करें, 2023 की बात करें, तो इसमें कोल प्रोडक्शन का एक नया रिकॉर्ड बना है. जो कोल डिमांड है, ग्लोबल कोल डिमांड, वो 1.4% से इंक्रीज़ हुई है 2023 में. जो 8.5 बिलियन टन्स का एक टारगेट है, जो लेवल है, उसे 2023 के अंदर सरपास किया गया, और ग्लोबल कोल डिमांड जो थी वो 1.4% से राइज हुई है. लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट का ये कहना है कि 2026 तक जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो डिक्लाइन होगी. ना ये डिक्लाइन का मेन रीज़न है कि ये एक्सपेक्टेड इसलिए है कि एक तो ट्रांजिशन हम देखने वाले हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, हर इकोनॉमी आप देखिए, अभी रिसेंटली हम COP28 की बात करके हटे हैं. क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग जैसे चैलेंज के चलते हर कंट्री की कोशिश है कि वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसे ट्रिपल अप करे, उसे बढ़ाए. तो 2026 तक एक बड़ा ट्रांजिशन हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखने के लिए मिलेगा, एंड इसकी वजह से भी जो कोल की डिमांड है वो भी यहाँ पे कम होगी. और इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें ये अलग अलग कलर से जो मेन इकोनॉमीज़ हैं उनकी कोल कंजम्पशन को शो किया गया है. ना यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो लाइट ब्लू कलर है, दिस इज शोइंग द कंजम्पशन ऑफ कोल डन बाय चाइना, फॉलोड अप बाय इंडिया, एंड देन यू हैव US, एंड देन इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी. अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2026 तक, 26 के बाद अगर आप देखें तो चाइना की जो डिमांड है उसमें एक प्लेट्यू फेज आने वाला है. मतलब चाइना की जो डिमांड है वो और इंक्रीज नहीं होने वाली. एज यू कैन सी कि चाइना बहुत बड़े अमाउंट में कोल कंजम्पशन कर रहा है, लेकिन इसकी जो कंजम्पशन है उसका प्लेट्यू लेवल जल्द ही अचीव हो सकता है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा फैक्टर है कि 2026 तक जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो डिक्लाइन होगी, कम होगी. अब कितनी कम होगी? अकॉर्डिंग टू IEA 2.3% से जो ग्लोबल कोल डिमांड है, जो कोल कंजम्पशन है, वो डिक्लाइन होगा. लेकिन यहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया विल रिमेन द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्यूल अंटिल दिस ईयर. 2026 तक की अगर बात करें तो यहाँ तक इंडिया तो कोल बर्न करेगा, वहाँ पे हम कोल को यूज़ करने वाले हैं.
ये हमने इवन COP28 में भी बहुत क्लियर किया है कि इंडिया का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन उतना नहीं रहा है इन द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, लेकिन प्रेजेंटली इंडिया धीरे धीरे करके कोल को फेज डाउन करेगा, एंड इसीलिए इन फ्यूचर एज वेल जो इंडिया का कोल कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा, राइट। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पे आ रही है। और यहीं पे अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो हर रीजन के अलग अलग आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। सबसे पहले अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें और साथ ही में अगर हम US की कंजम्पशन देखें तो 20% का ड्रॉप 2026 तक ये दोनों ही रीजन्स में आ सकता है, चाहे EU हो चाहे US हो। हाँ, इंडिया की हमने बात कर ली कि जो इंडिया की डिमांड है उसमें तो हमें 8% का जो है वो राइज देखने के लिए मिलेगा इन द कमिंग टाइम, वेयरएज चाइना भी 2023 तक तो राइज ही शो कर रहा है, लेकिन इसके बाद चाइना का जो प्लेट्यू लेवल है वो जल्द ही अचीव हो सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने जो डिक्लाइन शो किया है उसे कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के साथ भी रिलेट किया है। वो कैसे? अगर आप देखें करंट कंडीशंस, तो करंटली हमारे पास एल नीनो की कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। अब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वहाँ पे आप एल नीनो के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल एक ब्रीफ में आइडिया दूंगी कि अगर एल नीनो आया है आपके पैसिफिक ओशन में, तो इसका मतलब है कि जो एशिया में आने वाला मॉनसून है उसके ऊपर उसका बुरा इफेक्ट होगा, बैड इम्पैक्ट होगा। बैड इम्पैक्ट मतलब उतनी अच्छी रेनफॉल नहीं होगी। अगर उतनी अच्छी रेनफॉल नहीं होगी तो रिवर्स में उतना पानी नहीं होगा और उतना ज़्यादा हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो डिमांड तो है ही इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की डिमांड तो है, तो उसे पूरा करने के लिए शायद कोल कंजम्पशन की जाएगी। कोल को बर्न करके थर्मल प्लांट्स के थ्रू जो पावर है उसे जनरेट किया जाएगा। लेकिन ये अभी तक का सिनेरियो था। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले टाइम में ला नीना कंडीशंस आ सकती हैं, आने वाली हैं। वैसे भी रिवर्सल होता है एल नीनो और ला नीना के बीच में। अब ला नीना इज़ अ बेस्ट फ्रेंड फॉर मॉनसून। अगर आपके पैसिफिक ओशन में ला नीना कंडीशंस होती हैं तो ऐसे केस में आपको बम्पर सुपर नॉर्मल आपको मॉनसून्स देखने के लिए मिलेंगे। आपकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जनरेशन बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली थर्मल जो एनर्जी है उसकी कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे बड़ा लिंकेज यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट के साथ किया गया है कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो थर्मल कंजम्पशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। और साथ ही में एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इतना बूस्ट दे रहे हैं कि विद टाइम जो हमारे सोलर एनर्जी के लिए जो फोटोवोल्टिक डिप्लॉयमेंट्स हैं उनकी भी जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। तो सोलर एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो भी आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, जिसके चलते इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये एक्सपेक्ट किया है कि 2026 तक जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो 2.3% से डिक्रीज होगी। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेंड कि इंडिया का जो कंजम्पशन है उसका क्या ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड क्या शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल ऑर्डर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रशिया और फिनलैंड की। नाउ सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने के लिए मैप को देखें। नाउ ये जो आप कंट्री देख रहे हैं यहाँ पे शेडेड कंट्री, दिस इज़ फिनलैंड और यहाँ पे है आपका रशिया। फिनलैंड एक बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, तकरीबन 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है फिनलैंड और रशिया के बीच में। और इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक टेंशन चल रही है और ये टेंशन को असल रूप तब मिलता है जब इस साल अप्रैल में फिनलैंड नेटो को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, सो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन हम कॉन्फ्लिक्ट देख ही रहे थे, जिसमें अभी ये बात ही हो रही थी कि यस कि यूक्रेन वाज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग नेटो और किस तरीके से द कंडीशंस टर्न्ड इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, अ फुल बोन वॉर ओवर देयर। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो ये सब चलते हुए भी इस साल अप्रैल मंथ में फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर बन जाता है और तब से ही रशिया और फिनलैंड के बीच में जो टेंशन्स हैं वो एस्केलेट हुई हैं। और इसी इशू को एड्रेस करते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये वार्न किया है कि यस, अगर उनका एक नेबरिंग कंट्री फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करता है सो दिस इनिशिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इसी को लेकर रशिया जो वो एरिया
जो फिनलैंड से बॉर्डर करता है, जो नदर्न रशिया का एरिया है, वहाँ पे एक न्यू मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी बनाने वाले हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस, बिकॉज नेटो एक मिलिट्री अलायंस है एंड जिसके चलते अब रशिया और फिनलैंड के बीच में जो रिलेशंस हैं उसमें भी एक सावरनेस आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, की कोस्ट हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल तो उसका माइग्रेशन से रिलेटेड कि लिबिया से अगर लिबिया की कोस्ट जो है अफ्रीका में कंट्री है लिबिया, तो यहाँ से यूरोप के अंदर ज़्यादा माइग्रेशन देखी जाती है। और वही न्यूज़ आर्टिकल सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो माइग्रेशन एजेंसी है उन्होंने ये रिवील किया कि लिबिया की कोस्ट से एक बोट 86 माइग्रेंट्स को क्रॉस करवा रही थी मेडिटेरेनियन सी और उनको यूरोप की तरफ ले जा रही थी। एंड जो रूट ये फॉलो करते हैं, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस किया जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस रूट। वेल, जिसकी वजह से जब ये बोट देखी गई तो इसमें 60 से ज़्यादा लोग डेड पाए गए। वेल, मेन रीज़न ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तो वैसे ही डेंजरस रूट है, प्लस यहाँ पे एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से वेव्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। दे वर गोइंग अप टू द हाइट ऑफ 2.5 मीटर्स, जिसके चलते जो माइग्रेंट्स क्रॉस करना चाहते थे मेडिटेरेनियन सी, उनमें से 60 से ज़्यादा की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। वेल, ये एक माइग्रेशन ट्रेंड को हाईलाइट करता है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट ने ये हाईलाइट भी किया है कि 15,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं, जिसमें वेमेन और चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, वो लिबिया से कोशिश करते हैं यूरोप में एंटर करने की, और 15,000 के करीब माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया है। दे वर रिटर्न टू लिबिया दिस ईयर ओनली, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स यहाँ से इलीगल माइग्रेशन की हो रही है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में है। वेल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट विच इज़ इन गुजरात। तो न्यूज़ ये है कि काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर एक कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और हमारा काकरापार क्रिटिकलिटी जो है वो अटेन कर चुका है। काकरापार गुजरात में लोकेटेड है। ये गुजरात में सूरत के पास है। सूरत से कुछ 80 किलोमीटर के आसपास काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ से इंडिया के जो मेजर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिएक्टर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम बिल्कुल नॉर्थ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नारोरा याद रखेंगे, नारोरा इज़ इन उत्तर प्रदेश। फिर अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। इतना हमारे लिए याद रखने की बात नहीं है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर गुजरात में आता है काकरापार एटॉमिक स्टेशन, राइट, एंड देन यू विल सी तारापुर एटॉमिक स्टेशन इन महाराष्ट्र, कैगा इन कर्नाटका। तमिलनाडु में आपको कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा। देन तमिलनाडु में ही मद्रास एटॉमिक स्टेशन भी आपको मिल जाएगा। तो नारोरा, राजस्थान, काकरापार, तारापुर, कायगा, कुंदमकुलम एंड मद्रास एटॉमिक प्लांट्स, दीज आर दी मेजर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया। इनकी लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। लास्टली, आज एक डिटेल्ड आर्टिकल आया है विच टॉक्स अबाउट यूरोपियन यूनियंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट।
नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट को लेकर ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है, ये एक लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है। हम देखें हर तरफ बात हो रही है कि एआई को रेगुलेट करना है। ब्लेशलीज डिक्लेरेशन आई है यूके में कि हाँ जी एआई को रेगुलेट करना चाहिए, प्रॉपर एक्ट होना चाहिए हमारे पास। इवन अभी भी रिसेंटली न्यू दिल्ली एआई डिक्लेरेशन आई है जिसमें भी इसी चीज़ की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ईयू, बिकॉज ईयू ऑलरेडी ये सिग्निफिकेंट एक्ट जो है, जो लेजिस्लेशन जो है उसे बना चुका है, जिससे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इस टेक्नोलॉजी को यूरोपियन यूनियन के अंदर रेगुलेट करेगा। देखिए हर सेक्टर में जो एआई है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन का ये जो एक्ट है इससे वो एक बैलेंस अचीव करना चाहते हैं बिटवीन इनोवेशन, येस एआई एंड इनोवेशन, लेकिन साथ ही में जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी साथ में डेवलप होनी चाहिए। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए ये ईयू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट जो है वो आया है। इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है एआई टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अच्छा, एआई सिस्टम से जुड़े हुए जो भी रिस्क हैं उनको मिटिगेट किया जाए, एंड एक प्रॉपर फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए, क्लियर गाइडलाइंस हो फॉर डेवलपर्स, यूजर्स एंड रेगुलेटर्स। इस एक्ट में ये इंश्योर किया गया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो प्रोटेक्टेड रहें, साथ ही में एआई एप्लीकेशंस में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी मेंटेन रहे। इस एक्ट का देखें डेफिनेटली ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो अपना एक एक्ट लेकर आएँ, और इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाकी रीजन्स को भी मदद मिलेगी कि वो किस तरीके से एआई डेवलपमेंट को की ट्रेजेक्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस, बिकॉज EU's AI Act is world's first legislation on artificial intelligence. So definitely ये globally एक trend set करता है, इसका एक global impact definitely होगा. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.